So my dear friend, history, it means to say things which passed. कुछ ऐसी बातें कि जो बीत गई है उसको हम सीधी भाषा में कहते हैं इतिहास, है ना। अब इतिहास को पढ़ना वैसे तो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोस्तों जब बात आती है ना इतिहास की, तो अगर हम अपना नज़रिया बदल लेना तो इतिहास को जानने का मज़ा बहुत आता है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि साला ये इतिहास, इट इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट इफ़ यू डोंट नो द ट्रूथ। यस, इट इज़ अ वेरी बोरिंग सब्जेक्ट इफ़ यू डोंट नो द ट्रूथ, बट it is a very interesting subject when you just change your thought. Okay, but the question is that how can we change our thought? How can we change our mindset to read the history? Okay, not a problem. Here we have to go. And first I am telling to you what is the important of a history. What is the important? मतलब कि इतिहास का महत्व क्या है। बस सीधी सी बात में अगर कहें तो इतिहास का महत्व क्या है, तो एक छोटी सी एग्जाम्पल के जरिए ही हम समझेंगे कि किस तरीके से हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और क्या महत्व है इतिहास का हमारे जीवन के अंदर। तो हम समझ रहे हैं दोस्तों, क्या सबसे पहले समझ रहे हैं कि इतिहास का महत्व क्या है, किस तरीके से हम इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास का महत्व क्या है हमारे जीवन के अंदर, है ना। अगर ये समझ लिया ना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ अ हिस्ट्री इन अवर लाइफ, देन इट इज अ वेरी अमेजिंग एंड वेरी हैप्पी थिंग्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री। मतलब कि इतिहास को जानने की फिर आपको इच्छा होने लगेगी किस तरीके से। तो सीधी सी बात है दोस्तों, सबसे पहले भारत का सबसे बड़ा शासन आता है मगध का साम्राज्य, नंद का शासन, और धीरे धीरे करके वो क्या अत्याचारी हो जाता है, कुशासन की ओर बढ़ जाता है नंदों का शासन। और फिर चाणक्य आता है और कहते हैं कि मुझे इन नंदों का शासन का अंत करना है। वो चंद्रगुप्त को खड़ा करते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते हैं। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने का विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, बहुत सारी सेना इकट्ठी करते हैं, बहुत सारा धन, बहुत सारा समय, बहुत कुछ वो अपना दांव पर लगा देते हैं और फिर वो आक्रमण करते हैं मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर। लेकिन होता क्या है, बहुत ही बुरी तरीके से चंद्रगुप्त और चाणक्य हार जाते हैं इस राजधानी पर आक्रमण करते समय, मतलब कि पाटलिपुत्र पर, ठीक है ना। जान बचाकर पाटलिपुत्र से भागते हैं। इस पूरी की पूरी घटना में चाणक्य का जो है ना वो बहुत सारा धन, बहुत सारी सेनाएं और बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाता है, ठीक है। सो what is the important of the history? You know the question. So this is the important of history, my dear friend. अगर चाणक्य के पास ये नॉलेज होता कि साला कोई भी राजधानी के अंदर बहुत सारी कड़ी सुरक्षाएं थी, ऐसा नहीं था कि उनको नॉलेज नहीं था, लेकिन इतना बंदोबस्त सख्त होगा ना, वो बस थोड़ी सी उनसे भूल हो गई और इस भूल की कीमत उन्होंने कैसे चुकाई। बहुत सारा समय व्यर्थ गया, बहुत सारी सेनाएं व्यर्थ गई, बहुत सारा धन व्यर्थ गया और सब कुछ तहस नहस हो गया और वो भी मरते मरते बचे। तो अब इतिहास को किस तरीके से जानना चाहिए, किस तरीके से हमारे जीवन के अंदर महत्व है, तो सीधी सी बात है, अगर चाणक्य जी जो है ना वो उसको बाद में समझ आया कि सबसे पहले किसी भी राज्य जो किसी भी राज्य के केंद्र के अंदर, मतलब कि राजधानी के अंदर सबसे कड़ा पहरा होगा, वहां सबसे ज्यादा सुरक्षा होगी, इसलिए सबसे पहले आसपास के क्षेत्र को जीत कर और फिर राजधानी पर आक्रमण करना चाहिए। लेकिन ये उनको समझ बहुत बाद में आया। लेकिन जरा सोचो, अगर आज मगध जैसा कोई अत्याचारी राजा आए और फिर कोई चाणक्य जैसा फिर से आए और फिर वो बस इसी घटना को दोहराना चाहे, तो क्या उनके पास तजुर्बा होगा इतिहास को पढ़ने का? इतिहास को जो चंद्रगुप्त जी ने लिखा है, वो खुद का एक्सपीरियंस जो उन्होंने बताया है वो उसके पास होगा और फिर वो बड़ी ही आसानी से इसको हरा पाएगा। यस, इट्स अ पॉसिबिलिटी, 100% पॉसिबिलिटी। क्योंकि देखो, अगर हम सब जानते हैं कि कुछ न जानने से तो कुछ जानना बेहतर है, तो इसी तरीके से अगर आप इतिहास को पढ़ते हैं टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, माय डियर फ्रेंड, टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री, सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ यूपीएससी। यस माय डियर फ्रेंड, वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट।
और ऐसा नहीं है कि बस जानने योग्य ही बातें आपको मिलेंगी, कुछ ऐसी भी बातें मिलेंगी कि जो आपको मतलब कोई कार्य, इसका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन बस जानना पड़ेगा। अगर आपको हीरे को खोजना है ना, तो घुमट्टी को खोदना तो पड़ेगा, बहुत सारा व्यर्थ जाएगा, लेकिन जिस दिन वो हीरा मिले ना, बस जिंदगी बदल जाएगी दोस्तों। इतिहास बस इसी तरीके का है, मिल जाए हीरा बहुत मजा आता है। तो इतिहास को बस इस तरीके से पढ़ना है। किस तरीके से इतिहास को पढ़ना है? टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री माय डियर फ्रेंड। क्या? टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। अब इतिहास को पढ़ने का फिर मजा आ जाता है, ठीक है ना। We know how to learn history and what is the importance of a history. But again, question is that how to know history? What is the source of a history? Okay, and how can we know that this type of happen, this particular object, this particular situation are in the history? How can we know? This is very important. तो अब इसमें एक बहुत सी बड़ी बात आती है दोस्तों कि क्या इतिहास को हमें जानने के लिए उसके स्रोतों के प्रकार, द सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री जानना बहुत योग्य है, बहुत ही आवश्यक है। सोर्स ऑफ द हिस्ट्री मतलब कि इतिहास तो हमने पढ़ लिया, चलो, लेकिन ये सही भी है या नहीं ये तो पता होना चाहिए ना हमें। सो मेन थिंग इज दैट व्हाट इज द सोर्स ऑफ द हिस्ट्री, व्हाट इज द सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री माय डियर फ्रेंड। ओके, सो Here we discuss about some source of a history, मतलब कि कुछ सोर्स है जिसकी मदद से हम इतिहास को जानेंगे। तो सबसे पहले कुछ स्रोत है कि अगर हम भौतिक अवशेष, फिजिकल एविडेंस की मदद से हम ये सब कुछ जान सकेंगे कि इतिहास में किस तरीके का क्या कुछ था, ये सब कुछ हम जान सकते हैं। साथ ही साथ सेकंड नंबर पे कॉइन्स मतलब कि सिक्के, इसकी मदद से भी हम जान सकते हैं कि इतिहास में क्या कुछ था, ठीक है। काफ़ी कुछ मदद मिलती है इसकी मदद से। और फिर आते हैं दोस्तों अभिलेख, हम देखते हैं ना कि प्रयाग प्रशस्ति, ये फलाना ढीमा का सब कुछ, जहां पर कुछ लिखा होता है किसी राजा के बारे में, किसी प्रशंसा के लिए, किसी की विजय यात्रा के लिए कुछ लिखा होता है, तो प्रयाग प्रशस्ति, ऐसे कुछ अभिलेखों से भी हमें इतिहास को जानने को मिलता है। और फिर दोस्तों क्या आता है? और फिर आता है साहित्य के कुछ स्रोत, जैसे कि रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, पांडुलिपियां और ऐसे कई सारे लेख और है जो साहित्य के स्रोत में इसकी गणना होती है, और इससे भी हमें इतिहास को जानने को मिलता है। और फिर आते हैं वो लोग कि जो बाहर विदेशों से आए, विदेशों से भारत आए और उन्होंने अपने डायरी में अपने विवरण लिखे भारत के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, तो वो भी हमारे लिए बहुत कुछ जानने योग्य है। दिस इज कॉल्ड विदेशी यात्रियों के विवरण। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता कौन सा है दोस्तों? वो आता है साहित्य की दृष्टि। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। और किस तरीके से? क्योंकि दृष्टि जो है ना, आप किस तरीके से पढ़ते हो, किस तरीके से लिखते हो, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, देखेंगे इसको बारी बारी एक एक करके दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें एक आता है, वो क्या है? भौतिक अवशेष, मतलब कि फिजिकल एविडेंस की मदद से हम किस तरीके से इतिहास को जान सकते हैं वो जानेंगे दोस्तों। व्हाट इज द फिजिकल एविडेंस, वेयर वी गेट दिस फिजिकल एविडेंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फिजिकल एविडेंस एंड हाउ कैन वी नो द हिस्ट्री बाय दिस फिजिकल एविडेंस। तो इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या कि लोग खुदाई करते थे, उनको क्या कुछ नई नई चीजें मिली, कुछ तैयार, कुछ आकार में कटी हुई चीजें मिलने लगी। तो फिर वो लोग सोचने लगे कि साला ये है क्या, ये है क्या, और ऐसी कलाकारी, ऐसी कारीगरी जो है ना, कैसे संभव। तो कुछ ऐसे ही अवशेष हमें मिले, जैसे कि कुछ बड़े बड़े भवन ले लो, कुछ बड़े ईंटें ले लो, पकी हुई ईंटें के मंदिर। ऐसे हमें पूरे भारत के अंदर ऐसी खुदाई के दौरान कुछ बहुत बड़े हमें भवन मिले, पत्थर के मंदिर मिले, ईंटों के विहार मिले, ऐसा सब कुछ हमें यहाँ पर मिलता है। और फिर पता चलता है कि हमारे इतिहास में ऐसा भी सब कुछ हुआ है, हमारे पास्ट में ऐसे बहुत बड़े बड़े निर्माण कार्य हुआ है, ठीक है ना। अब ये तो हुए एक बात, और फिर एक टीले भी आते हैं जिसमें खुदाई करने के दौरान पूरा का पूरा नगर मिल जाता है। पूरा का पूरा नगर जो है ना वो मिलता है, एक पूरी सभ्यता इस टीले के अंदर मिलता है। टीला मतलब कि क्या? धरती से थोड़ा ऊपर भाग, इसको हम टीला कहता है।
ठीक है। तो ऐसे पूरे के पूरे टीले जो है ना वो हमें मिलते हैं खुदाई के दौरान। और पुरातत्व शास्त्री जो है ना उन लोगों ने इनको 3 अलग अलग श्रेणियों में बांटे हैं। तो वो कौन से हैं? तो सबसे पहला है वन ओनली एंड मैनी, मतलब कि एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहु संस्कृति। ये 3 प्रकार जो है ना वो टीलों में बांटे गए हैं इसमें, ठीक है ना। तो क्या है, जब क्विकली हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है और क्या नहीं। एकल संस्कृति के जितने भी टीले हैं ना तो उसमें क्या है कि भैया पूरे के पूरे ये जितना भी क्षेत्र मिला है ना खुदाई के दौरान, तो उसमें सिर्फ एक ही संस्कृति मिलेगी। फॉर हिंदुज्म होगा तो हिंदुज्म होगा, जैनिज्म होगा तो जैनिज्म, पूरे के पूरे टीले में जो है ना एक ही संस्कृति देखने को मिलेगी। इट्स कॉल्ड एकल संस्कृति, वन ओनली कल्चर माय डियर फ्रेंड। एंड देन नेक्स्ट इज में मुख्य संस्कृति। उस मुख्य संस्कृति में क्या है, तो दोस्तों इसमें एक तो मुख्य बहुत सबसे एक अवशेष किसी भी सभ्यता के सबसे ज्यादा मिलेंगे, और फिर उसके आसपास जो है ना वो कुछ और संस्कृति के भी मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं पर हिंदुज्म है तो बुद्धिज्म भी होगा, जैनिज्म भी होगा, लेकिन हिंदुज्म का जो है ना वो सबसे ज्यादा अवशेष यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो उसमें क्या एक मेन है और बाकी सब गौण है, ठीक है। तो इसी तरीके से होते हैं क्या है मुख्य संस्कृति, और फिर लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या है बहुसंस्कृतिक, मतलब ऐसे टीलों में पूरे टीले में सभी संस्कृति के समान अवशेष हमें मिलते हैं। तो दिस इज अ 3 टाइप ऑफ टीलास, इट्स कॉल्ड क्या, एकल संस्कृति, मुख्य संस्कृति और बहुसंस्कृतिक, ठीक है। तो यह है कि ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि ये तो वो अवशेष है कि जो बहुत लंबे समय तक अच्छे रहे होंगे। कुछ ऐसे भी अवशेष होंगे ना, जैसे कि कच्ची मिट्टी ले लो, लकड़ी ले लो, लोहा ले लो, ये लंबे समय तक संरक्षित नहीं रह सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना, सही रह नहीं सकते हैं। लकड़ी जो है वो गल जाती है, लोहा जो है वो सड़ जाता है, और फिर कच्ची मिट्टी जो है वो क्या अगर पानी में हो तो क्या धुल जाती है। तो ऐसे भी हो सकता है कि मतलब जो अवशेष मिले हैं वो हमें बहुत पुराने ना हो, उससे भी पुरानी बहुत सभ्यताएं मिले हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा क्यों है, तो कि अगर आप देखोगे तो कच्ची मिट्टी और वो सब अवशेष हमें कहाँ पर मिले हैं, तो ये हमारा भारत का नक्शा, और दक्षिण भारत और पूर्व भारत जो है ना वहाँ पर हमें क्या बहुत सारे पत्थर और पकी हुई ईंटों के, और ये मध्य जो गंगा का मैदान है वहाँ पर क्या ये पकी हुई ईंटें, लोहे, ऐसे कुछ अवशेष मिले हैं। बाकी कच्ची मिट्टी और ऐसे कुछ अवशेष नहीं मिले हैं। पर सबसे पहले मतलब पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो वहाँ पर हमें सबसे बड़ी 2500 ईसा पूर्व की एक सभ्यता है, मतलब कि हड़प्पा सभ्यता है। सबसे आधुनिक अत्याधुनिक सभ्यता कही जाने वाली ये हड़प्पा सभ्यता में पश्चिमी जो संस्कृति है ना, पश्चिमी भारत जो है ना वहां से हमको मिला है दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि इतिहास में ये भी जरूरी है कि कौन से अवशेष लंबे समय तक सही रह सकते हैं और कौन से अवशेष जो है वो जल्दी विनष्ट हो सकते हैं। तो अगर आपको भी अगर अपना इतिहास जो है ना वो सही करना है ना, तो क्या करें भैया, ऐसी चीज ढूंढ लो जो लंबे समय तक चले और फिर छिपा दो कहीं पर, और क्या दिल अपना कुछ मार्किंग का होना चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल, अभी धरती का पूरा विनाश हो गया और फिर नई सभ्यताएं भारत के ऊपर, नई सभ्यताएं पृथ्वी के ऊपर जो जन्म लेने लगी, फिर वो खुदाई करेंगे, फिर एक चीजें मिलेंगे, वाओ दिस इज अ पेन, दिस इज अ समथिंग। तो ये बहुत बड़ी सभ्यता थी, ये इस पर इसका नाम लिखा है, वाह ये तो बहुत बढ़िया इंसान रहा होगा, क्या होगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से जरा देख लो, इतिहास को इंटरेस्टिंग बना लो, अपने कुछ इतिहास के छाप जो है ना वो छोड़ो। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़े कवि ने कहा है कि इतिहास को पढ़ना नहीं है, बस इतिहास रचना है, तभी मजा आएगा जिंदगी का, ठीक है ना। तो इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास मत बन जाना, इतिहास कुछ बनने की ठान ला। इतिहास पढ़ते पढ़ते इतिहास मत बन जाना दोस्तों, इतना कहूँगा कि कुछ रच जाना, बस ऐसा कुछ इतिहास रच जाना जिससे बस दिल खुश हो जाए कि सला आज मैंने जिंदगी जी ली, ठीक है। तो अब चलो बात अपनी आते हैं इतिहास के अंदर। तो सबसे पहले मैंने कहा ना कि हम भौतिक अवशेष, फिजिकल एविडेंस के अंदर सब इतना है कि इस तरीके से हमें बहुत सारे अवशेष जो है ना वो मिले हैं। और एक सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है, हड़प्पा सभ्यता की, जो 2500 ईसा पूर्व की जो है ना वो हमें मिलते हैं।
कि इससे भी हमें जानकारी मिलती है यहाँ पर से कि भाई वो लोग क्या यूज़ करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते, कौन सा कल्चर उनके बीच मौजूद था, ये सब कुछ जो है ना वो हमें मिलता है। ठीक है। तो और एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि महापाषाण जो है ना वो समाधान मिलता है। महापाषाण जो है ना वो क्या होता है, मेगालिथ, महापाषाण मतलब कि मेगालिथ। वो लोग क्या करते थे कि जब लोग मर जाते थे ना तो वो उसको गड्ढा खोद कर उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखते थे अपनी याद के लिए। फॉर एग्जाम्पल आज हम क्या जलाते हैं, उसका अस्थि विसर्जन करते हैं, कुछ लोग दफनाते हैं, उसके ऊपर वो तख्ती लगाते हैं कि ये समन वो डेथ हुए, फलाना ढिमाका हुआ। तो उसी तरीके से दोस्तों ये हुआ कि वो लोग जिसको खूब बहुत प्यार करते होंगे ना वो ऐसे मेगालिथ में उन लोगों को दफन करते होंगे और उनकी याद आती होगी तो वहाँ जाते होंगे। इट्स मे बी पॉसिबल और नॉट, आई डोंट नो, बट इट्स हैपन, देखने को मिलते हैं हमें मेगालिथ, इट्स ट्रू। ओके। और जो भी शास्त्र इस सभी का अध्ययन करता है वो हम सब जानते हैं, क्या उसको कहते हैं, उसको कहते हैं पुरातत्व विभाग, मतलब कि आर्कियोलॉजी। ठीक है कि भाई C14 कार्बन डेटिंग पद्धति जो है ना उसकी मदद से हम किसी भी चीज़ का आयु जो है ना, किसी भी चीज़ की कितना समय होगा ना वो हम तय कर सकते हैं। ठीक है ना। C14 किस तरीके से, तो सीधी सी बात है जब कोई चीज़ जिंदा होती है, ये C14 अजीब है साला, C14 अजीब है, बहुत अजीब चीज़ है ये, बहुत टेढ़ी भी चीज़ है। और क्यों? क्योंकि हर किसी जीव में क्या ये मौजूद होता है और जब हम जिंदा होते हैं तो हम जितना भी, एक सीधी से एग्जांपल से समझते हैं, ये फॉर एग्जांपल आपके अंदर ये C14 है, ठीक है ना, तो हर दिन ये C14 आपसे एक्सपोर्ट तो होगा, आपकी बॉडी से एक्सपोर्ट तो होगा, किसी भी जीव से क्या एक्सपोर्ट तो होता ही है। लेकिन होता यह है कि हम जिंदा हैं तो हम कुछ खाएंगे पिएंगे तो उसके ज़रिए जितना भी एक्सपोर्ट हमारी बॉडी से एक C14 होता है तो उतना ही हमें रिकवर हो जाता है। और इसीलिए ये जो मात्रा होती है ना C14 की हमारे शरीर के अंदर वो कायम रहती है। लेकिन जैसे ही हम मरे तो उसी क्षण से ये C14 सिर्फ एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट कुछ होता नहीं है। और इसकी वजह से क्या C14 धीरे 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 करके कम हो जाएगा और हमें पता लगेगा कि भैया ये बंदा जो है ना वो इतने साल रहा होगा, इतने साल में इसकी मृत्यु हो गई है, फलाना ढिमाका। ठीक है। तो दिस इज C14 मतलब कार्बन डेटिंग पद्धति का सबसे बहुत आसान भाषा में C14 कार्बन डेटिंग पद्धति द फिजिकल एविडेंस, मतलब कि वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, फिजिकल एविडेंस माय डियर फ्रेंड्स। सो इट्स एंड फिजिकल एविडेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज दैट कॉइन्स, मतलब कि सिक्के। जो सिक्कों का अध्ययन करता है ना उस शास्त्र को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र, मतलब कि न्यूमिस्मेटिक्स। ओके, याद रहे दोस्तों, न्यूमिस्मेटिक्स ये पूरा का पूरा सिर्फ एक ही कार्य करता है और करता क्या है, सिर्फ और सिर्फ सभी सिक्कों का अध्ययन करता है, सभी सिक्कों जो है ना उसका ही अध्ययन करता है ये। तो अब सिक्कों की बात निकली है तो थोड़ी वो भी कहानी जान लेते हैं। तो कागज़ की मुद्रा तो अब है ना, बहुत साल पहले, अभी तक कुछ हज़ारों करोड़ों साल तो हुए नहीं इसको, कागज़ की मुद्रा को कुछ चंद साल ही हुए हैं। तो जब कागज़ की मुद्राएं थी नहीं तब जिंदगी कैसी रही होगी हमारी, जरा सोचो कि मतलब अब आज कंडीशन क्या है, हमारे पास 10 की नोट होती है, 500 की नोट होती है, 2000 की नोट होती है, सब जब दुकान पे जाओ ये लो भैया 2000 की नोट, 2000 के कुछ दे दो भैया, बात हुई ख़त्म। लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, तांबे के सिक्के उपयोग में लाए गए थे अपने चलन के लिए और फिर धीरे धीरे करके सोना, चांदी, फिर कांसा, ये सब कुछ धीरे धीरे उपयोग करते हैं ये लोग। ठीक है। तो कॉइन्स, और इससे हमें क्या इतिहास को जानने मिलेगा। तो सर एक और बात है कि आज के जैसे कोई बैंक तो था नहीं साला कि अपना पैसा उसमें जमा किया और आराम से सो गए। अपना पैसा खुद ही संभालना पड़ता था, छुपा कर भी रखना पड़ता था। तो क्या बर्तनों में रखकर कहीं लोग छुपाते थे, जो आज भी हमें कभी कभी मिल जाता है, किसी कंजूस का धन रहा होगा यार, क्या बोलते हो ना, कि मतलब उसने सोचा होगा ज़रा सोचो आप उस ज़माने में हो और फिर एक पूरा घड़ा भर के सोना मोहर इकट्ठी की और आपने सोचा होगा कि साला मैं तो जब बूढ़ा हो जाऊँगा ना तब इसको यूज़ करूँगा, लेकिन साला बूढ़ा होने से पहले ही चल दिए, अल्लाह मियाँ को प्यारे हो गए और फिर वो घड़ा किसी और को मिलता है। बहुत मज़ा आएगा यार, क्या बोलते हैं ना। तो वेरी फनी थिंग्स हैपन इन अवर लाइफ समटाइम।
सो एक ही बात जो कहना चाहता हूँ वो यही है दोस्तों कि बस जी लो यार, कल का कुछ भरोसा है नहीं, बस खुल के जी लो, ठीक है। जस्ट डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लीव नाउ। यस ऑफ कोर्स, लीव फॉर योर गोल। अपने सपनों के लिए जी लो, या तो कर जाओ या तो मर जाओ। दिस इज द की ऑफ सक्सेस माय डियर फ्रेंड। ओके, स्वामी विवेकानंद का वो श्लोक याद है ना, उत्तिष्ठामि जाग्रतः प्राप्य वरानि बोधतः, मतलब कि उठो जागो और ध्येय प्राप्त न होना तब तक लगे रहो, तब तक वहां उसके कार्य को लगे रहो दोस्तों, ठीक है। और जो लोग भी हार जाते हैं ना, उनके लिए बहुत ही एक अच्छा मैसेज है कि देखो अभी होता है ऐसा है कि मतलब आप छोड़ देते हो किसी कार्य को, बस छोड़ देते हो क्योंकि आप सोचते हो कि साला मेरे से होगा नहीं। तो बस एक सवाल है कि क्यों नहीं होगा, और आपने कितनी बार ट्राई किया। राइट ब्रदर्स 16 साल लगे दोस्तों बस जहाज बनाने के लिए, 16 साल, कितना एफर्ट लगा होगा जरा सोचो। गैरेज में उन्होंने पूरा प्लेन बना दिया। जब वो लोग कहते होंगे अपने ज़माने में कि मैं लोहा उड़ाऊंगा, कुर्सी उड़ाऊंगा, टेबल उड़ाऊंगा हवा में, क्या वो कैसे लोग रिएक्ट करते होंगे उन लोगों पर कि क्या टेढ़ा आदमी है रे ये, है साला कुर्सी उड़ाएगा, लोहा उड़ाएगा, पागल समझते थे उन लोगों को। लेकिन आज वही लोग उसी हवाई जहाज में बैठकर यात्रा करते हैं, बस एक नाम आता है और क्या है, राइट ब्रदर्स। हाँ, लेकिन ये हकीकत है कि सबसे पहला प्लेन हमारे भारत में बना था, बस कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये हमारे पास आया नहीं और हमारे नाम ये पूरा का पूरा वाक़या जो है ना वो हुआ नहीं। लेकिन ये सच है कि भारत जो है ना वो अनोखा देश है, भारत अनोखा देश है, बस इसीलिए हमें भारत पसंद है। सबकी शुरुआत भारत में हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पास कुछ है ही नहीं। जिस दिन जाग गया ना भारत, उस दिन मज़ा आ जाएगा कसम से यार, सबसे अनोखा देश हो जाएगा भारत हमारा। तो ठीक है, बात अब आते हैं सिक्के के ऊपर। तो सिक्के से हमें क्या जानने को मिलता है वो भी बात करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो सिक्के मिले हैं उसमें क्या कुछ प्रतीक मिलते हैं हमें कि भैया ये प्रतीक थे, तो उसकी वजह से हमें क्या ये सिक्के में कौन से देवता पूजे जाते थे, कौन सा धर्म था, कौन से वो आसपास का वातावरण था, ऐसा कुछ जानने को मिलता था। लेकिन धीरे धीरे करके कुछ राजाओं के नाम और देवताओं के नाम भी सिक्के के ऊपर वो छापने लगे, ठीक है ना। तो सबसे अधिक जो स्रोत है ना सिक्के के वो हमें मौर्योत्तर काल में मिले हैं, ठीक है ना। मौर्यों ने ही सबसे ज़्यादा सिक्के जो है ना वो बनाए, और वो उन्होंने भी इस मुद्रा का चलन भी बहुत अच्छी प्रणाली चाणक्य के जो समय के अंदर कि उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया इस मुद्रा के चलन के लिए। और फिर गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के सबसे ज़्यादा जारी किए, लेकिन धीरे धीरे करके व्यापार वाणिज्य का क्षय होने लगता है और फिर धीरे धीरे क्या सिक्के का प्रचलन जो है ना वो कम हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या कुछ सिक्के के ऊपर तो हमें क्या देवताओं के चित्र, धार्मिक प्रतीक, लेख अंकित हुए देखने को मिलते हैं। और इसी तरीके से हमें पता चलता है दोस्तों इतिहास के बारे में इस कॉइन्स के जरिए। है छोटी सी चीज़, बस इतनी सी गोल होगी लेकिन बहुत कुछ कह जाती है इतिहास जानने के लिए। तीसरा सोर्स है अभिलेख माय डियर फ्रेंड। सो अभिलेख, इसके शास्त्र जो है ना जिसका वो जो अध्ययन करता है इस अभिलेख का, उसको क्या कहते हैं, पुरालेखा शास्त्र, ठीक है ना। जो अभिलेखों का अभ्यास करता है, जो अभिलेखों का अध्ययन करता है उसका कहते हैं पुरालेखा शास्त्र। और जो उस अभिलेखों पर लिखी लिपि के बारे में जानने का प्रयास करते हैं उस शास्त्र को क्या पुरालिपि शास्त्र, मतलब कि एक को कहते हैं एपिग्राफी और दूसरे को कहते हैं पेलियोग्राफी, ठीक है ना। एपिग्राफी मतलब कि पुरालेखा शास्त्र और पेलियोग्राफी मतलब कि पुरालिपि शास्त्र। ये दोनों चीज़ें याद रखिए, पूछी जा सकती है, आंसर राइटिंग में आप उपयोग कर सकते हैं अगर किस्मत अच्छी रही और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाए। अब अभिलेख की क्या है अभिलेख सारा, तो आज फॉर एग्जांपल मुख्यमंत्री जो है वो उद्घाटन करते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है आपको पता है, ब्लैक कलर की कुछ तख्ती होती है, सुवर्ण अक्षर गोल्डन अक्षर से लिखा होता है कि श्री श्री फलाना ढिमका आज उद्घाटन कर रहे हैं, ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं, कैंची से काटेंगे, ये करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमाका करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों पुराने ज़माने में ऐसा तो कुछ था नहीं, वो लोग क्या करते थे, वो दोस्तों ऐसी अभिलेख बनाते थे पत्थर से गदे हुए हैं कि उनका नाम अमर हो जाए।
इसी तरीके सबसे पहले क्या, सबसे पहले ताम्रपत्र मतलब कि तांबा का जो पत्र था, तांबा का जो पतरा था ना, उस पर ऐसा ठोक ठोक के लिखने की कला उसमें सबसे पहले लिखते हैं। और फिर चला ऐसा लगा कि ये तांबा का पतरा जो है ना वो जमता नहीं है, तो पत्थर पर ला दिए वो लोग, पत्थर पर, चलो पत्थर पर गोदो, ठाक 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 पत्थर पर लिख दिया सब कुछ, और फिर वो लोग कहीं पर लगा देते। अब जरा आप सोचो कि आप घर ट्राई करना, सब मज़ा, कभी बच्चा बन जाना चाहिए सच में मज़ा आता है यार। कभी ट्राई करना, एक छीनी हथौड़ी लेना और अपना एक अक्षर जो है ना वहाँ पर लिखने की ट्राई करना, कितना कठिन काम है। और पूरा का पूरा आप कभी फोटो में देखोगे ना कि पूरा का पूरा पत्थर जो है ना वो लिखा हुआ है, एक भी गलती हुई इसमें तो पूरा फेल। कितना सतर्कता से इसमें काम करना पड़ता है। देखो एक भी अक्षर अगर चलो टूट गया बीच में से, पूरा का पूरा पत्थर फेल, सब कुछ फिर से, कितना बहुत कठिन काम है। तो ऐसे भी कार्य इसमें होता था अभिलेख के अंदर, ठीक है ना। तो भारत के अंदर बहुत सारे अभिलेख मिलते हैं, बहुत सारे ढेर सारे अभिलेख जो है ना वो हमें मिलते हैं। और जो कुछ अभिलेख जो है ना वो उसको राइटिंग फॉर्मेट में संग्रहित करने के लिए एक ग्रंथमाला जो है ना उसमें प्रकाशित करते हैं। उसका नाम क्या है, तो कार्पस इंस्क्रिप्शन इंडिकेटरम, ये ग्रंथ है कि जिसके अंदर ये सभी अभिलेख जो है ना उसको प्रकाशित किया गया है, ठीक है। और ऐसा है कि ये तो बस पिक्चर है, क्या ट्रेलर है, बाकी 50 से 60 हज़ार तो और भी बाकी है ऐसे अभिलेख, ठीक है। तो एक और जान लेते हैं कि अभिलेख के प्रकार के बारे में भी जान लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला अभिलेख आता है जनता के लिए जारी की गई कुछ सूचनाएं, जनता के लिए जारी की गए सामाजिक, धार्मिक तथा प्रशासनिक राज्यादेशों और निर्णयों की कुछ सूचनाएं इसमें रहती थी। सबसे पहला टाइप जो है अभिलेखों का जो है ना वो यही होता था कि जनता के लिए ही होता था वो सब कुछ, और सूचनाएं होती थी कि भाई आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, फलाना करना है, ढिमका करना है, या फिर कुछ धार्मिक बातें होती थी कि भैया सुबह जाकर आपको यहाँ पर पानी डालना है, सूरज को प्रणाम करना है, या फिर कुछ ऐसी बातें होती थी कि राज्य के आदेश होता है कि आपको ये करना है, फलाना ढिमका करना है। ये सब कुछ ऐसे प्रशस्ति पत्र ऐसे अभिलेख जो है ना वो कंडार कर पूरे के पूरे कुछ जो चौराहा होता है ना वहाँ पर लगा दिया जाता था। सब लोग कोई पढ़ते और फिर ढोल नगाड़ा बजा के कहते हैं कि भैया सुनो 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 ये फलाना ढिमका, ठीक है। तो और बहुत मज़ा आता है। आज तो क्या, आज तो मोबाइल फ़ोन हो गया, टीवी हो गया, टीवी में बस हुआ कि भैया कल से बंद, 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकल पाएगा, कर्फ्यू लग जाएगा तो साला लग जाएगा, फिर जाओ अपने अपने घर पैदल, और क्या है ना। तो देखते हैं तो सबसे पहले कौन से, सबसे पहले सूचनाएं आती हैं। और फिर दूसरी कोटि में क्या आती है, दूसरी कोटि में दोस्तों आते हैं अनुष्ठांगिक अभिलेख, मतलब कि कोई धार्मिक जो पूरे के पूरे कर्मकांड होता है ना, किस तरीके से परफॉर्म करना है, कैसे करना है ना, उसके कुछ अभिलेख वहां पर लिखे गए हैं कि जहां पर मंदिर हो या फिर कुछ जगह हो कि जहां पर आपको फॉर एग्जांपल मंदिर के अंदर क्या नहा धोकर आपको जाना है, स्वच्छ होकर जाना है, चप्पलें बाहर काट निकालनी है। तो ऐसी कुछ प्रशस्तियां जो है ना आज भी लगे होते हैं ना मंदिर के बाहर की, चप्पल जो है ना वो बाहर निकालो, ऐसा कुछ रखा होता ना, लेकिन कलर पेंट में होता है। तो उस जमाने में कलर तो था नहीं भैया, तो वो लोग क्या करते थे, जैसे प्रशस्ति पत्र वहां पर चिपका देते थे। और ये दूसरा टाइप हो गया। फिर तीसरा टाइप क्या है, तीसरा टाइप है जो प्रशस्ति पत्र मतलब की प्रशंसाएं, जिसके अंदर राजा की बहुत ढेर सारी प्रशंसाएं करते हैं। तो इसी तरीके से तो प्रशस्ति पत्र की क्या, किसी की प्रशंसा करना। तीसरा कौन, प्रशस्ति पत्र मतलब कि प्रशंसाएं होती थी, सिर्फ प्रशंसाएं दोस्तों, उनकी बुरी बातें जो है ना वो नहीं लिखी जाती थी, उनकी सिर्फ और सिर्फ प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा लिखी जाती थी। उतने कौन से युद्ध जीते, किस तरीके से जीते, क्या अच्छे अच्छे कार्य किए, ये सब कुछ प्रशस्ति पत्र में लिखे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वो ज़्यादातर तो राजा खुद ही लिखवाते थे। और देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप खुद लिखवाओगे तो आप तो अपनी तारीफ ही करोगे ना भैया, है ना। तो दिस इज द मेन पार्ट 3 अभिलेख। और फिर एक और आता है कि दान पत्र में जो लोगों को दान में दिया जाता था ना, तो उनमें भी उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, तांबा का, लोहे का या फिर किसी चीज़ का, कि ये दान भेंट में आपको ये दिए जाती है। ताम्रपत्र अगर आपके नाम सुना होगा कि तांबा का पत्रा मिला है, तांबा वो को नहीं कहते कि ये ज़मीन मैंने इनको तांबे पर लिख दी है, और वो पूरा की पूरी ज़मीन फिर उनकी हो जाती।
पुराने ज़माने की बात है, आज तो कौन मानता है इन सारी चीज़ों को। ऐसे है हमारे अभिलेखों की बात। तो इसी तरीके से दोस्तों ये भी एक महत्वपूर्ण सोर्स है हमारे इतिहास को जानने के लिए। बहुत ही मज़ा आता है ऐसे कुछ, सच में कभी जानना अगर मिले ना तो बस एक किसी भी छोटे पत्थर लेना और फिर अपना अक्षर, खाली नाम का पहला अक्षर लिखना, उसमें नाम का पहला अक्षर लिखने की ट्राई करना, बहुत मज़ा आएगा। देखना कितना डिफिकल्ट है पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या है, साहित्य के स्रोत, ठीक है। अब साहित्य के स्रोत में क्या, तो हम सब जानते हैं रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, ये सब कुछ दोस्तों साहित्य के स्रोत में आता है। और साहित्य मतलब कि क्या, लिखा हुआ, और लिखने का मतलब है कि लिपि का ज्ञान होना चाहिए। तो लिपि का ज्ञान तो हम सब जानते हैं, हमको 2500 साल पहले ही था, लेकिन उस लिपि को हम साला आज तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। पता नहीं क्या लिख गए हैं यार वो हड़प्पा वाले, हम आज तक उसको पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है ना। और हाँ, अगर आपको फेमस चाहिए, नया नाम चाहिए, तो आप वो हड़प्पा की लिपि लीजिए, उसको सॉल्व करिए और बोले कि सैया हमको लिपि समझ में आ गई ये हड़प्पा वाली, चलो फिर फटाफट फेमस हो जाओगे आप सभी लोग। तो दिस इज कॉल्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू माय डियर फ्रेंड इफ यू नो द हिस्ट्री। वो पांडुलिपियाँ जो है ना, वो क्या 4वीं सदी के पहले ही है जो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और वो भी क्या है, एशिया, मध्य एशिया से आई हुई है सभी लिपियाँ ज़्यादातर, और फिर हमने इसको अपनाया है, ठीक है। तो और ये सभी लिपियाँ जो है ना, वो लिखी कहाँ पर जाती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में कागज़ भी कहाँ था भैया, बोलो लो, वो लोग तो हड्डियों पर, किसी पेड़ की छाल पर, किसी चमड़े पर, इसमें लोग लिखते थे और फिर याद रखते थे, या फिर सब कुछ सब भेजे में याद रखते थे। तो इस तरीके से दोस्तों क्या, वो लिपि को याद रखना भी एक कला थी इन लोगों में, है ना। तो साहित्य के स्रोतों की बात करते हैं तो सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है ना, ज़्यादातर धार्मिक ग्रंथों पर है, मतलब कि धार्मिक है सभी, ज़्यादातर ये साहित्य, प्राचीन साहित्य जब कर धार्मिक है। सबसे पहला हम जानते हैं कि ऋग्वेद आता है, वेदों की रचना होती है ऋग्वेद, जिसके अंदर सिर्फ क्या, प्रार्थनाएं हैं। फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सभी के सभी जो है ना वेद आते हैं, किस तरीके से भगवान की प्रार्थना करनी है, पूजा करनी है, जादू टोना करना है, संगीत को सीखना है, ये सब कुछ उसमें आता है। एक वेदों का एक बहुत महत्वपूर्ण बात आती है, जो वो क्या है, तो हम देख लेते हैं कि वेद जो है ना, वो उसको किस तरीके से बोलना है ना, वो भी एक कला है। तो इसमें एक शास्त्रों का अध्ययन जो है ना, वो आवश्यक है वेदों को जानने के लिए। तो वो क्या है, शिक्षा किसकी शिक्षा, तो भैया उसका श्लोक की उच्चारण विधि किस तरीके से करनी है, उसकी शिक्षा आपको होनी चाहिए। कल्प मतलब कि कर्म कांड, कौन से कर्म और कांड करने चाहिए, इसमें आपको इस पर्टिकुलर विधि के ऊपर। और फिर आता है व्याकरण की, सिंपल से व्याकरण, और निरुक्त का मतलब है भाषा का विज्ञान, शुद्ध भाषा भी उसको उपयोग करना बहुत जरूरी है। और फिर आता है छंद, और फिर ज्योतिष। ये 6 के 6 अंग आपको पता होना चाहिए इस वेदों का अध्ययन करने के लिए, वेदों का अध्ययन करने के लिए, ठीक है ना दोस्तों। और फिर सबसे पहला व्याकरण ग्रंथ अगर आपको पता है तो क्या, पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है, जो तकरीबन 400 ईसा पूर्व के आसपास लिखा गया है। पाणिनि का व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। ये पूछा गया है, क्वेश्चन है, दुआ कीजिए कि आपको मतलब ऐसा इजी क्वेश्चन निकल आए, और क्या कह सकता है ना, लेकिन निकलेगा तो टफ ही, क्योंकि है भैया ये यूपीएससी है, ये अनप्रेडिक्टेबल एग्जाम सर्विस है। जैसे आप सोचोगे ना वैसे कभी नहीं निकालेगी पेपर। दिस इज यूपीएससी, वेरी फनी थिंग्स हैपन। ओके, सो नाउ रामायण महाभारत। तो सबसे पहले रामायण और महाभारत, देखिए ये बहुत अजीब है रामायण महाभारत, क्योंकि देखो सबसे पहले रामायण में और महाभारत एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कौन है, सबसे पहले महाभारत वेद व्यास रचित, और फिर आता है रामायण। तो अगर सबसे पहले हम देखें ना, तो महाभारत में सिर्फ कितने, तो भैया सबसे पहले 8800 ही श्लोक थे सबसे पहले। फिर पता नहीं कैसे संख्या बढ़ी, और फिर 8800 से सीधा 24,000 हो गए, 24,000 से फिर 1,00,000 श्लोक हो गए, पता नहीं कहाँ से उड़े। ऐसे ऐसे वर्णन उन लोगों ने यहाँ पर किए कि साला हम खुदाई के दौरान ऐसी चीज़ें तो वहाँ थी ही नहीं, ठीक है। तो जिस तरीके से आज हम क्या सोने का मुकुट, ये फलाना ढीमा का, तो हकीकत में जब 400 ईसा पूर्व में जब महाभारत की घटना हुई और वहाँ की खुदाई हुई, तो वहाँ पर तो हमें कुछ सलाम मिला ही नहीं।
तो आधी तो बात सिर्फ कल्पना में ही है महाभारत की, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से देख लेना, महाभारत भी पढ़ो ना, तो ठीक है ना। तो महाभारत की बात यह है। और फिर ऐसा नहीं है कि महाभारत में भी ऐसा ही है, तो वाल्मीकि रचित रामायण में भी ऐसा है कि सबसे पहले कितने हैं, सबसे पहले 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर फिर 12000 हुए, फिर 24000 हुए, और फिर ये पूरा का पूरा ये सहस्त्र शताब्दी का पूरा बहुत आज जितना हम महाभारत और रामायण देखते हैं वो है, वो मतलब कि किसी ने ऐड किया हुआ है। किसी को शौक हुआ होगा ना कि भैया मैं तो भैया शास्त्र का ज्ञान हूँ, मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ, क्या लो कर लो भैया, है ना। तो इसी तरीके से बात है। तो इसी तरीके से शास्त्र जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्य के स्रोत, साहित्य के स्रोतों की मदद से हमें क्या जानने को मिलता है कि भैया जात कर्म मतलब कि अनुष्ठान, जन्माष्टमी किस तरीके से, मतलब नामकरण, उपनयन, विवाह, श्राद्ध, सब कुछ किस तरीके से हमको बनाना है, ये सब कुछ विधियां जो किस तरीके से निभानी है वो हमें पता चलेगा। आपको यज्ञ किस तरीके से होता है वो भी पता है ना, यज्ञ वेदी इसको कहते हैं। तो उसका निर्माण भी किस तरीके से करना है ना, उसका भी डिक्टो टू डिक्टो वर्णन हमारे शास्त्र में है। किस तरीके से खाना चाहिए, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप शास्त्र पढ़ोगे तो आपको सब ज्ञान होगा। बहुत ही बढ़िया थी हमारी एजुकेशन सिस्टम सच में, कि वहां पर आपको पता था कि साला क्या करना है, किस तरीके से करना है, A to Z सब का ज्ञान हमारी पुरानी एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो देती थी दोस्तों, 100% श्योर। लेकिन साला पता नहीं ये किसने ये चेंज की, जो साला हमारा ये थॉट प्रोसेस ही सब कुछ बदल दिया। तो एक तो मेरी इच्छा है कि सारा एजुकेशन सिस्टम को हम अपने पुराने धर्म के निधि के अंदर, मतलब कि धर्मशास्त्र के अंदर शास्त्रों के जरिए हम पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा, कभी करेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों फिर क्या है, जैन धर्म आया, बौद्ध धर्म आया, तो उनके भी कुछ शास्त्र उन लोगों ने लिखे, और फिर हमें पता चला कि ऐसे भी बातें हुई थी। और फिर हम जो पहले बात कहें कौटिल्य, मतलब कि चाणक्य का अर्थशास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी बात क्यों करते हैं कि बहुत ही महान इंसान हो गए कौटिल्य, और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, अखंड भारत का निर्माण किया। अपनी जान जो है ना वो उन्होंने लगा दी, खुद को जला दिया, बस खुद की कोई ख्वाहिश नहीं रखी, खुद को जला दिया में उन्होंने। ये अमात्य पता है ना क्या है, अमात्य का पद जो है ना वो भी उनके पास था, उन्होंने ये भी त्याग दिया। आखिर दोस्तों वो बहुत ही पहुंची हुई चीज थे चाणक्य। आज हमारे सच में इस भारत को, इस पूरी दुनिया को भी चाणक्य जैसे ही लोगों की जरूरत है। बस एक चाणक्य हो जाए पूरी दुनिया एक हो जाएगी यार, है ना। और फिर कुछ ऐसी साहित्य के स्रोत, कालिदास ने भैया कि अभिनव गुणा शाकुंतलम रची है। और फिर संगम साहित्य दक्षिण भारत का सबसे बड़ा फेमस है। तो संगम साहित्य में क्या है, संगम साहित्य में कुछ वीरों की कहानियां हैं कि किस तरीके से वो वीर जो है ना वो अपने वीर गाथाएं सुनाते हैं, ऐसी कुछ कहानियां संगम साहित्य के अंदर हमें देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से धर्मसूत्र जो है ना, मतलब कि शास्त्र साहित्य के स्रोत जो है ना इसी तरीके से हमको मदद करते हैं इतिहास को जानने में। पूरी की पूरी कथा सिर्फ एक ही है कि इतिहास को जानना है। तो सोचो, इतिहास को जानने के लिए ही इतने सारे स्रोत हैं हमारे पास, और हर एक स्रोत में इतने सारी चीजें हैं कि बस जानने के लिए मजा ही आ जाएगा हर एक में। अगर आप अपने विचार बदल लो तो ठीक है ना, बहुत सच में बहुत मजा आता है। अगर आप विचार बदल लो तो इतिहास पढ़ने में बहुत मजा आता है। सेकंड लास्ट क्या है, सेकंड लास्ट है दोस्तों विदेशी की विवरण, कि मतलब कि बाहर के लोग भारत में आते हैं और वो भारत में घूमते हैं, और जो भी वो खुद महसूस करते हैं और वो लोग जो है ना वो लिखते हैं अपनी डायरी में, और वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि भैया दिस इज सोर्स ऑफ अस, कि वो मेन सोर्स है। कभी क्या कुछ लिखा सही हो सकता, कुछ गलत हो सकता है किसी की वजह से, लेकिन ये विदेशी वन जो लिखते थे, जो देखते थे वही लिखते हैं। कभी क्या होता था कि भाई अगर मैं अपना खुद का कोई राइटर लेके लिखवाऊंगा ना, तो उसको लिखवाऊंगा ना तो क्या ध्यान रखवाऊंगा कि भाई अच्छी अच्छी बातें लिखना, बस कुछ बुरी बात होना तो वो अच्छी करके लिखना, दिस इज डिफरेंस हो जाएगा कुछ बातों का। लेकिन विदेशी जो आते थे वो तो क्या अपने आंखों देखा हाल ही लिखते थे। आज नहीं बोलते हाँ जो मैं आपको ये रिपोर्टर फलाना ढीमा का हूँ, मैं आपको आंखों देखा हाल यहाँ से बताने वाला हूँ। तो उसी तरीके से ये रिपोर्टर का काम करते थे विदेशी जो थे ना, वो जहाँ पर भी जाते थे वहाँ पर क्या रिपोर्टिंग का काम करते थे, बहुत मज़ा आता था।
रिपोर्टिंग मतलब कि लिखते थे, ऐसा कुछ दो वो नहीं, बस दूसरा कुछ नहीं है, ठीक है। तो विदेशी यात्री का हम नाम लेते हैं तो बहुत बड़े फेमस हो गए। मतलब कि यूनानी लेखकों ने 326 के आसपास भारत पर हमला करने का उन्हें जो लिखा है, तो वहाँ पर एक नाम आता है, वहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के किस तरीके से उन्होंने रोका, क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। वहाँ पर क्या हुआ था कि पौरू और उन लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया था, जिसमें सिकंदर जो है ना वो जीता था। लेकिन ये जितने जहाँ पर भी ये मिला है ना कि सिकंदर जीता था, तो वो सभी यूनानी लेखक थे। और चला सही बात है, अपना लेखक अपना देश तो अपना ही अच्छा लिखेंगे ना। पता नहीं क्या लिख गए, वो लिखे कि बस उन लोगों ने उन्होंने तो ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हकीकत में क्या था वो आज तक कोई नहीं जानता है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई सिकंदर वहाँ पर हार गया इसलिए वहाँ पर छोड़ गया, वहाँ से चला गया, या उसकी सेना जो है इसीलिए वहाँ से छोड़ गई, है ना। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो दिस इज द मेन थिंग। लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। अगर आपको मैग्नेस्थनीज का नाम सुना हो, मैग्नेस्थनीज का, तो वो क्या, उन्होंने इंडिका नाम का एक ग्रंथ लिखा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, है ना। और उन्होंने काफ़ी अच्छी बातें लिखी है इस चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त का शासन के बारे में। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ना, उसके कुछ अंश भी इसमें आ जाते हैं। तो विदेशी के विवरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सबसे बड़ा ह्यूआनश्वांग, ये चीनी यात्री, ये सब कुछ विदेशी है जिन्होंने भारत के बारे में सब कुछ लिखा है। एक किताब का नाम आता है पेरिप्लू ऑफ द इरिथियन सी, और फिर टॉमेली का जियोग्राफी, ठीक है ना। तो ये सभी पुस्तकें हैं कि जो विदेशियों ने लिखी है भारत में आकर, और फिर इससे हमें इतिहास को जानने को मौका मिलता है ना। और अब दोस्तों आते हैं आखिर में, सबसे लास्ट में आता क्या कि इतिहास जानने का स्रोत, और उसमें सबसे लास्ट में क्या है, इतिहास की दृष्टि। किस तरीके से इतिहास को लिखा गया है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और किस तरीके से, तो दोस्तों देखो, एक सीधा सा एग्जाम्पल की जरूरत समझते हैं कि अगर कोई लेखक है तो उनको जैसी वो सोचेगा ना वो लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसको आम पसंद नहीं है तो वो क्या लिखेगा, आम एकदम घटिया फल है, इसको खाना नहीं चाहिए। और जिसको आम के बारे में पता नहीं होगा तो वो तो खाएगा ही नहीं, है ना, वो तो खाएगा ही नहीं आम का फल। लेकिन हकीकत क्या है कि भाई किसी को आम का फल पसंद है तो किसी को नहीं। दिस इज द कोल मेन डिफरेंस बिटवीन द साहित्यिक दृष्टि, किस तरीके से इतिहास को लिखा गया है। सीधा सा एग्जाम्पल है, कोई भी अंग्रेज अगर इतिहास लिखता है तो वो क्या लिखेगा कि भाई भारत को हमारी ज़रूरत थी, हमने उनको गंवार थे, हमने उनको ऊपर उठाया, ये किया, फलाना किया, ढिमाका किया, अपनी बहुत बढ़ाई करेंगे। और इसी वजह से अगर वो भारत का कोई लेखक होगा तो क्या करेंगे, ये साले हरामी एक नंबर के, हमारा सारा पैसा लूट के चले गए वहाँ पर, ठीक है ना। आज वो ऐश कर रहे हैं, लेकिन हम जो है ना, हमको सोने की चिड़िया से क्या मट्टी की बर्तन बना के चले गए। तो लिखेंगे दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन साहित्यिक दृष्टि, द वे और टू सी द हिस्ट्री माय डियर फ्रेंड। इसी तरीके से दोस्तों क्या, ऐतिहासिक दृष्टि किस, मतलब कि इतिहास किस तरीके से लिखा गया है ना, किस दृष्टि से लिखा गया है ना, वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है। कौन सा आता है, फिर रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले क्या आता है, भौतिक अवशेष, सिक्के, अभिलेख, साहित्य के स्रोत, विदेशी के विवरण और साहित्यिक दृष्टि, ये 6 के 6 जो है ना वो हमें आते हैं दोस्तों। द सोर्स ऑफ अ हिस्ट्री टू नो द हिस्ट्री। और हिस्ट्री, इतिहास को कैसे पढ़ेंगे, इतिहास को टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री माय डियर फ्रेंड, ओके, टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। ये सब कुछ मिला के निर्माण करते हैं दोस्तों इतिहास का, हाँ, हमारे महत्वपूर्ण इतिहास का, रोमांचक रोचित इतिहास का निर्माण करते हैं। देखो इतिहास में बहुत रोचक और दुखद घटनाएं भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि देखो इतिहास के अंदर हम सब जानते हैं कि अंग्रेज ने हमारे भारत के ऊपर कितना अत्याचार किया, और आज हम क्या कर रहे हैं, उसी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। हम पूरे एक होकर लड़े थे इस पूरी दुनिया के सामने, पूरे एक होकर हम लड़े थे अंग्रेजों के सामने, और आज साला हम ही अलग अलग बिखरे हैं। जरा सोचो कि अगर हम एक हो जाए तो साला भारत कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। दिस इज अ मेन थिंग टू लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री। सबसे बहुत बड़ी बात है इतिहास के बारे में कि भैया अंग्रेज जो हमारे साथ करना चाहते थे वही तो हम कर रहे हैं, तो साला क्या मतलब है ऐसे ज़िंदगी जीने का, है ना। आज से लाखों, हजारों, करोड़ों साल के बाद फिर हम भी इतिहास बन जाएंगे। तो कुछ ऐसा कर जाओ ना कि साला इतिहास में अगर कोई नाम लेना
तो बस मज़ा आ जाना चाहिए कि साला बस हाँ बंदा था कोई, मज़ा आ गया ज़िंदगी में। ठीक है, तो दिस इज द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, स्रोतों के प्रकार, एंड ऑफ द टॉपिक नंबर 1।